जी बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग ब्लॉक 7 की पैथोलॉजी हीमाटोलॉजी पढ़ रहे हैं मीडियम रॉबिन से, जो कि चैप्टर 11 है। हम लोग आरबीसी के डिसऑर्डर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए हुए थे और हेमोलिटिक एनीमियाज हमारे पास टॉपिक नेम चल रहा था। इसका सब टॉपिक है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी इसमें से हमारा तो एससीक्यू आया था अभी रिसेंटली हमारे प्रॉफ में से, इसमें से एससीक्यू आया था। वैसे अब तो एमसीक्यू है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें से एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। अब अगर आप इसके नेम पे गौर करो, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जेनेटिकली है या इनहेरिटेडली है, ठीक है। और स्फीरोसाइटोसिस का मतलब है स्फेरो, मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल से है क्योंकि इसके अंदर आरबीसीज की जो शेप होती है वो स्फेरिकल हो जाती है। और साइटोसिस का मतलब होता है कि सेल्स का काउंट जो है ना वो बढ़ जाता है, और सेल्स कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। और ये एक जेनेटिक या फिर इनहेरिटेड कंडीशन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी की बेसिकली शेप चेंज हो रही है इसके अंदर। हमें पता है कि आरबीसी जो है ना वो एक सेल है, और सेल की क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। तो इस डिफेक्ट में, इस डिसऑर्डर में आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर इनहेरिटेडली डिसऑर्डर आ जाता है। जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो उसका स्केलेटन होता है उसके आरबीसी की, आपको पता है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका एक लिपिड बायलेयर स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो प्रोटीन्स होती हैं, और बीच में जो है ना यहाँ पे प्रोटीन्स होती हैं, इर्द गिर्द लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के अंदर, किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आ जाता है? डिफेक्ट आ जाता है, जो उसकी प्रोटीन्स होती है उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जो पूरा आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो जाता है। यानी कि उसकी जो शेप होती है वो बदल जाती है, वो स्फेरिकल बन जाते हैं सेल्स। ना सिर्फ उनकी शेप बदलती है बल्कि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो उनकी डिफॉर्मेबिलिटी होती है, जो उनके अंदर की लचक होती है वो सारी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो स्प्लीन के अंदर से साइनोसाइड्स के अंदर से पास हो रहे होते हैं तो वहीं पे वो स्टक हो जाते हैं। जब वहाँ पे स्टक हो जाते हैं तो मैक्रोफेजेस आके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो हमने क्या बात की? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिफेक्ट है, जिसके अंदर आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी के जो स्केलेटल प्रोटीन्स है उसकी मेम्ब्रेन का, उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी शेप बदल जाती है। ना सिर्फ शेप बदल जाती है बल्कि उनके अंदर जो डिफॉर्मेबिलिटी होती है, जो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से दे आर वल्नरेबल टू डिस्ट्रक्शन या फिर सिक्वेस्ट्रेशन इन द स्प्लीन, और रिजल्टेंटली एनीमिया डेवलप हो जाता है। ये एक ओवरव्यू, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली डिफेक्ट कहाँ आ रहा है? आरबीसी की मेम्ब्रेन के स्केलेटन के अंदर। और स्केलेटन क्या होता है? इसका नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो कि स्टेबलाइज कर होती हैं लिपिड बाइलेयर को। हमें पता है ना कि लिपिड बाइलेयर हमारे पास ऐसी एक लेयर होती है, ठीक है, दो लेयर्स होती हैं लिपिड्स की, और दरमियान में क्या होती हैं? ऐसे प्रोटीन्स बनी हुई होती हैं जो कि स्टेबलाइज कर रही होती हैं इस पूरी लिपिड बाइलेयर को। तो जब ये मेम्ब्रेन ही खराब हो जाएगी, स्केलेटन ही खराब हो जाएगा। अब स्केलेटन, जब फॉर एग्जांपल हमारा स्केलेटन खराब हो जाए तो क्या हमारी बॉडी एग्जिस्ट कर पाएगी? तो अब आरबीसी की मेम्ब्रेन का स्केलेटन खराब हो जाएगा तो उसकी मेम्ब्रेन तो खराब हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी तो उसकी शेप भी खराब हो जाएगी, सेल्स भी खराब हो जाएंगे। तो किस किस प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनकायरन, बैंड 3 और स्पेक्टिन। ये मैं अभी आपको बुक से दिखाती हूँ तो आपको सही फिगर से समझ आएगा। एनकायरन, बैंड 3 और स्पेक्टिन के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, लिपिड बाइलेयर डिस्टेबलाइज हो जाएगी। जो मेम्ब्रेन, इसकी वजह से क्या होगा? लिपिड बाइलेयर जब डिस्टेबलाइज हो जाएगी तो मेम्ब्रेन जो है ना वो सर्कुलेशन के अंदर से शेड होना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो एक सेल है ना, सेल का कुछ हिस्सा, इसका साइटोप्लाज्म जो है ना वो सर्कुलेशन के अंदर जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से इसका जो पूरा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो कम हो जाएगा, और स्फेरिकल और डिफॉर्मेबल सेल्स जो है ना वो बन जाएंगे। अब ये सेल्स जो है ना ये क्या हो जाएंगे? स्फेरिकल डिफॉर्मेबल सेल्स बन जाएंगे, और स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस जो है ना वो इनको कैप्चर कर लेंगे, जिसकी वजह से इनकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी और एनीमिया डेवलप हो जाएगा। वो बड़ी सिंपल सी बात है कि सेल की जो है ना वो शेप खराब हो रही है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो रही है, वो स्प्लीन के अंदर ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हो रहा है ना, हमने पीछे पढ़ा था ना एक्स्ट्रा वास्कुलर इंट्रावास्कुलर, तो ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस हो रहा है। मॉर्फोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अलग से एक टेबल कह लें, एक ब्लॉक कह लें, बना हुआ है आपकी बुक के अंदर ही, कि हम इसको देखेंगे कैसे, ठीक है। हम जब पेरिफेरल स्मीयर बनाएंगे, पेरिफेरल स्मीयर पे हमें क्या नज़र आएगा? आपको जो सेल्स नजर आएंगे उनकी शेप कैसी होगी? वो स्फेरिकल होंगे। नॉर्मली क्या होता है? बाइकनकेव शेप होता है, इनकी शेप लूज हो जाएगी, ये स्फेरिकल हो जाएंगे। इनका कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हाइपरक्रोमिक सेल्स होते हैं इनके। आपको पता है आरबीसी के अंदर नॉर्मली क्या होता है? यहाँ सेंट्रली थोड़ा पेल होता है, इनका सेंट्रल पैलर लॉस हो जाएगा, इनका एमसीएच या एमसीएचसी रेज हो जाएगा, ये हाइपरक्रोमिक सेल्स कहलाएंगे। इसके अलावा एन आइसोसाइटोसिस, एग्जैक्टली इसी वर्डिंग के साथ एससीक्यू आया था कि एन आइसोसाइटोसिस जो है ना वो नजर आ रही है पेरिफेरल स्मीयर पे।
तो एनआइसोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट साइजेस के सेल्स नजर आएंगे हमें, ठीक है। जो सेल्स होंगे वो डिफरेंट साइजेस के होंगे, वो स्फेरिकल शेप के होंगे, वो डार्क रेड कलर के होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आपको रेटिकुलोसाइटोसिस मिलेगा। आपको पता है जब भी हिमोलिटिक एनीमिया होता है हमेशा ही रेटिकुलोसाइटोसिस होता है, तो ऐसा कोई डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है, डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है हावल जॉरी बॉडीज। अब ये क्या होता है आपको पता है, नॉर्मली आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये इन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, लेकिन इस डिजीज़ के अंदर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर न्यूक्लियस के रेमिनेंट्स नजर आएंगे आपको, थोड़े थोड़े रेमिनेंट्स जो है ना वो नजर आएंगे आरबीसीज के अंदर, तो इनको हावल जॉरी बॉडीज बोलते हैं। ये बेसिकली पर्पल कलर के ना ऐसे डॉट डॉट नजर आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ें पेरिफेरल्स में पे नजर आएंगी बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। बोन मैरो के अंदर आपको क्या नजर आएगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ रिथ्रॉइड प्रेजेंट। आपको पता है जब भी हिमोलिटिक एनीमिया होता है रिथ्रॉइड प्रिकर्सर जो है ना वो ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं ताकि आरबीसी की कमी को पूरा किया जा सके। बायोकेमिकल टेस्ट आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन ये अभी हमारा हॉस्पी का क्वेश्चन आया था उसके अंदर पूछ रहे थे बायोकेमिकल टेस्ट, तो आपने याद रखना है कि जब भी हिमोलिटिक एनीमिया होता है बिलीरुबिन का लेवल प्लाज्मा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी ज़्यादा हो जाता है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एससीक्यू के अंदर ये हमसे पूछा हुआ था इसका कि आपने जो है ना इसको डिफरेंशिएटिंग या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट बताएं, तो इसके अंदर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इन हाइपोटोनिक सॉल्ट सोल्यूशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली होता क्या है कि आरबीसीज नॉर्मली बाइकनकेव शेप के होते हैं, और जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर रखते हैं ना, हाइपोटोनिक सॉल्ट या फिर सलाइन सोल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक का मतलब यह है कि इसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और आरबीसी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और ये सोल्यूशन है तो साथ में वाटर भी होगा। अब हमें पता है कि वाटर हमेशा हाई या सॉल्ट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो नॉर्मली वाटर जो होगा वो आरबीसी के अंदर मूव करेगा और आरबीसी क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अब ये जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े ही फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ही मतलब ये नाजुक सेल्स होते हैं। जैसे ही इनको हम हाइपोटोनिक सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डालेंगे, पानी इनके अंदर मूव होगा, तो ये क्या करेंगे, इनकी लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, ये रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे स्वेलिंग को, ये रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे वाटर को। तो ये इनका डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इन हाइपोटोनिक सॉल्ट सोल्यूशन। एग्जामिनेशन पे स्प्लीनोमेगैली मिलती है, सबसे ज़्यादा स्प्लीनोमेगैली तमाम हिमोलिटिक एनीमियाज में से इसमें होती है। 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक स्प्लीन का वेट चला जाता है, ठीक है, पाल्पेबल होती है स्प्लीन। इवन कॉलीलिथिएसिस यानी कि गॉल स्टोन्स का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है हिमोलिटिक एनीमिया के अंदर वैसे ही कॉलीलिथिएसिस ज़्यादा होती है, यानी कि गॉल स्टोन का जो है ना वो चांस ज़्यादा होता है। फिर हम लोग बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकली आपने इसका 3 ही फीचर याद रखना है। इसका निमोनिक बना लो, जैज़ की सिम होती है ना वो JAZZ होता है, तो आप इसको JAS से याद रख लो। जॉन्डिस है, एनीमिया है और स्प्लीनोमेगैली है। अब जो एनीमिया होता है ये वेरिएबल इन सीवियरिटी होती है, यानी कि सब क्लिनिकली भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ए प्लास्टिक क्राइसिस बाय पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन। अब आप जब ब्लॉक 8 पढ़ोगे उसके अंदर पार्वो वायरस आप अलग से भी पढ़ोगे, वायरसेस का पूरा एक पार्ट है माइक्रो के अंदर। पार्वो वायरस B19 एक वायरस है, जब इसकी इन्फेक्शन होती है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदे को ऑलरेडी हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस और इसके अंदर इस वायरस की इन्फेक्शन हो गई, तो ये वायरस जो है ना वो आपकी बोन मैरो को इफेक्ट करता है, खास तौर पर जो इरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, यानी कि जो आरबीसी के प्रिकर्सर सेल हैं, आरबीसी के जो पेरेंट सेल्स हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको ये ख़त्म कर देता है। और ए प्लास्टिक क्राइसिस का मतलब ये है कि हर तरह के सेल्स, ए प्लास्टिक क्राइसिस का मतलब है ना सिर्फ आरबीसी बल्कि डब्ल्यूबीसी और तमाम तरह के सेल्स जो होंगे उनकी क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर, लेकिन ये खास तौर पे इरिथ्रोब्लास्ट को टारगेट करता है। और जब तक ये इन्फेक्शन से बंदा रिकवर होता है, जब तक आपका इम्यून सिस्टम जागता है, तब तक आपकी जो बोन मैरो होती है इट इज़ डिवॉइड ऑफ रेड सेल प्रोजेनेटर, वहाँ पे रेड सेल का कोई प्रोजेनेटर बचता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा ये कंडीशन हो जाती है कि बंदे को बाहर से ब्लड देना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है। इसके अलावा जो स्प्लीनोमेगैली मैं पहले बात कर चुकी हूँ, यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली सबसे ज़्यादा होती है, 500 to 1000 ग्राम होती हैं। और जॉन्डिस यहाँ पे कैसा होता है, ये हिमोलिटिक एनीमिया है तो ज़ाहिर है जॉन्डिस तो डेवलप होगा ही होगा, और ये एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस है क्योंकि ये वेजल से बाहर, सर्कुलेशन के बाहर स्प्लीन के अंदर हो रही है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी। ज़ाहिर है स्प्लीन को रिमूव करने से एनीमिया को तो हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जेनेटिक कंडीशन है, लेकिन ये है कि जब आप जो साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन है, साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है, स्प्लीन है ना, तो हम स्प्लीन को ही ख़त्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, स्प्लीन ही नहीं होगी तो वहाँ पे कैसे जो है ना वो फेगोसाइटोसिस होगी एंड ऑल दैट। लेकिन हम मुकम्मल तौर पर स्प्लीन रिमूव नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप एक ऑर्गन को ऐसे ही, कोई भी ऑर्गन ऐसे फजूल तो नहीं पड़ा हुआ ना, उसने आपको इन्फेक्शन से बचाना होता है स्प्लीन ने, तो पार्शियल स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं, आधी स्प्लीन रिमूव कर देते हैं ताकि साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारे पास खत्म हो जाए। अब मैं आपको उसको बुक से दिखाती हूँ, उसको बुक से देखना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं जहाँ से एक्जैक्टली पेपर आप लोगों का बनना है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ बुक से भी हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस दिखा देती हूँ। ये सारा वही चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है मेम्ब्रेन स्केलेटन के अंदर और नेटवर्क ऑफ प्रोटीन के अंदर। ये बेसिकली म्यूटेशन आ रही होती है उन प्रोटीन्स के अंदर जिन्होंने स्टेबलाइज करना होता है लिपिड बाय लेयर को।
अब ये वाला जो पैराग्राफ है ना, अक्सर बच्चों को इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। द मेजर मेम्ब्रेन स्केलेटल प्रोटीन इज स्पेक्ट्रन अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल heterodymer that self associate at one end and binds short actin filament at its other end। ये देखो वो कह रहा है जो मेजर प्रोटीन है ना स्पेक्ट्रम की, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मल आरबीसी या बाइकनकेव शेप का, ये इसका जो है ना क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है आपको। उसके अंदर वो कह रहा है कि जो स्पेक्ट्रम प्रोटीन है ना, दिस इज स्पेक्ट्रम प्रोटीन, ये जो दो जिगजैग आपको नजर आ रहा है ना, ये मेजर प्रोटीन है। एक साइड पे ये सेल्फ एसोसिएट हुई होती है, यानी अपने ऊपर ही लिपटी हुई होती है, और दूसरी साइड पे ये बाइंड कर रही होती है एक्टिन फिलामेंट को। ये देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, इस साइड पे ये एक्टिन को बाइंड कर रही है, और इस साइड पे ये सेल्फ एसोसिएट हुई हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि दीज कॉन्टेक्ट्स क्रिएट अ टू डायमेंशनल मेशवर्क दैट इज कनेक्टेड टू ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का मतलब होता है मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन, ठीक है। जो मेम्ब्रेन के अंदर की प्रोटीन है वो कौन सी है, एक बैंड 3 है, ये देखो ये ट्रांस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर रही है, बैंड 3, और एक है जीपी या फिर ग्लाइकोफोरेन। इनकी वजह से ये जो स्पेक्ट्रन है ये बैंड 3 के साथ और ग्लाइकोफोरेन के साथ अटैच हुई भी होती है। स्पेक्ट्रन अटैच है बैंड 3 के साथ बैंड 4.2 और एनकायरन प्रोटीन के थ्रू, और जीपी या ग्लाइकोफोरेन के साथ अटैच है बैंड 4.1 के थ्रू। बस इसने यही बात की हुई है और कोई भी बात नहीं है इसके अंदर। कनेक्टेड टू ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बैंड 3 एंड ग्लाइकोफोरेन वाया लिंकर प्रोटीन। ये लिंकर प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सी होंगी, बैंड 3 और ग्लाइकोफोरेन, और लिंकर प्रोटीन ये होंगी एनकायरन 4.2 4.1, और ये स्पेक्ट्रन एक मेजर प्रोटीन है। एक तरफ से सेल्फ एसोसिएट है, एक तरफ से एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड हुई भी है, और इसके अंदर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा ना जो है रॉबिन्स के अंदर खोल खोल के बताया हुआ है। ये देखो नॉर्मली हमारे पास बाइकनकेव शेप ये थी, उसके बाद जब मेम्ब्रेन स्केलेटल के अंदर डिफॉर्मेबिलिटी, तो ये देखो ये छोटा छोटा करके ना, थोड़ा थोड़ा करके ये मेम्ब्रेन से जो है ना निकलता जा रहा है, ये स्फेरिकल होती जा रही है शेप, ये सर्कुलेशन में जाता रहा और स्फीरोसाइट बन गया, जो कि स्प्लिनिक मैक्रोफेज है, यहाँ से इसको पकड़ लिया। मॉर्फोलॉजी में बता देती हूँ, मॉर्फोलॉजी में आपको बता चुकी हूँ, ये डार्क रेड होते हैं, लैक कर रहे होते हैं सेंट्रल पैलर को। इसके अलावा स्प्लीनोमेगैली के अंदर बहुत कॉमन होता है, यहाँ पे हावल जॉली बॉडीज़ का यहाँ पे जिक्र लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजू का इसी तरह की ऑस्पी के अंदर जो पिक्चर्स आती हैं वो बुक की ही होती हैं नॉर्मली। क्लिनिकल फीचर मैंने आपको बता दिए थे, यहाँ पे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का लिखा हुआ है, मैंने कोशिश की थी थोड़ा बहुत हाईलाइट कर दूँ बुक के ऊपर ही। और ए प्लास्टिक क्राइसिस का भी मैंने आपको यहाँ से बता दिया, स्प्लीनेक्टोमी का भी यहाँ से बता दिया मैंने आपको, और बस यही है। इसके अलावा